Hello students, welcome back once again. Today once again we discussed about chapter number 9, friction. Here is we discussed about kinds of frictions. First is the static motion friction. Second is kinetic or sliding friction. थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन. देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है. देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं कि होता क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन. जैसे कि ये कोई वस्तु है, ये कोई सबस्टेंस है, कोई वस्तु है और ये रखा गया है इस सतह पर, यहाँ पर रखा गया है. मान लीजिए ये सोफ़ा है, ठीक. अब क्या होता है अगर आप इसे ढकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा, अपने स्थान से बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, तो इस जगह पे तो कौन सा फोर्स लग रहा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है. यहाँ पर इस वस्तु और इस सतह के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है. यानी कि बिल्कुल भी वस्तु अपनी जगह से हटे ही ना, ठीक है. उसको स्थैतिकता है ना का घर्षण कहते हैं, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. और अगर मान लीजिए इसको इतना बल लगा रहे हैं, मान लीजिए 200 न्यूटन का बल लगाया, 100 न्यूटन का बल लगाया, 200 न्यूटन का, 500 न्यूटन का, तब तक ये यहाँ से नहीं हट रहा है. यानी कि ये इसका अपोज कर रहा है. आप जानते हैं कि एक दूसरे का अपोज करती हैं. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये दोनों सतहें एक दूसरे का अपोज, एक दूसरे का विरोध करती हैं, है ना, विरोध करती हैं और उसको मूव नहीं होने देती, गतिशील नहीं होने देती है ना, तो रोकती हैं, गति का विरोध करती हैं, है ना. तो यहाँ पे भी गति का विरोध करती है और ये इसको मूव नहीं होने देती है, तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है. अब मान लीजिए कि इसको इतना बल लगाया गया, आपने इतना बल दिया, मान लीजिए 500 न्यूटन से अबव आपने इस पर प्रेशर लगाया, तब ये खिसक गया. उस समय काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे इसको. जब ये मूवेबल फेज में आ जाएगा, जब ये गतिशील अवस्था में आ जाएगा, तो उसको काइनेटिक और स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है. ये हो गया. और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक दूसरे पर लुढ़कती है ना, लुढ़कना, उसको क्या बोलते हैं रोलिंग करती है, तो उसको क्या बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, है ना. एक सतह दूसरी सतह के मध्य क्या करती है रोलिंग करती है. देख ले, आइए इसे हम पढ़ लेते हैं. when a body in contact with a force is at rest and no external force is applied on it. हाँ, जबकि यह ऐसा बल है जो कि रेस्ट के फेज़ में होता है जब तक कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई ना किया जाए. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इज़ जीरो. जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी पर जीरो रहता है तो नाउ व्हेन अ फोर्स इज स्मॉल मैग्नीट्यूड इज अप्लाई ऑन द बॉडी it will try to move the body, but the body remains at rest due to the force of friction. हम कितना भी बॉडी पे, अभी हमने कहा ना बॉडी पे कितना भी हम मूव कर लें, बट बॉडी मीन्स एट रेस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो रेस्ट फेज में ही रहता है, क्योंकि उस समय उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है. नाउ स्टार्ट अगेन एक्टिंग ऑन बॉडी, है ना. अब हम स्टार्ट करते हैं उसको, मतलब कि जब हम उसको ज़्यादा बल लगाते हैं तो वो स्लाइड कर जाएगा, तो स्लाइडिंग फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक जिसको कहते हैं. दिस फोर्स एक्ट लॉन्ग द फेस एट द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट द एक्सटर्नली अप्लाई फोर्स टिल द बॉडी इज रेस्ट. ये वही कह रहा है कि जब फोर्स अलॉन्ग द फोर्स सरफेस इज कॉन्टेक्ट इज डायरेक्टली अपोजिट, क्योंकि इसके अपोज कर रहा है. ये सरफेस जो है इसका जो हम बल लगा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हम इसको पुश कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में इसका अपोज कर रहा है ना, अपोज करता है. तो उस समय एक्सटर्नली फोर्स जो हम लगाते हैं उसका अपोज करता है और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है नीचे, उसको न्यूट्रल कर देता है. हम कितना भी इधर न्यूटन का बल लगाएं, यहाँ इसको न्यूट्रल कर देता है,
ख़त्म कर देता है, निरस्त कर देता है इसके बल को, फोर्स को। तो इस समय फ्रिक्शन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको न्यूट्रल कर देता है और वस्तु अपने स्थान पर से खिसक नहीं पाती है। दस द फ्रिक्शन फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेस सो लॉन्ग एट दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट इवन दस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन जो दो सतहों के बीच लॉन्गर रिलेटिवली रेस्ट फेज में, मतलब कितना भी हम इस पे बल लगाएं और वस्तु रेस्ट फेज में ही रहे तो वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की। कुछ लिमिटेशंस होती हैं फ्रिक्शंस की। एज द एक्सटर्नल फोर्स इज़ इंक्रीज, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ाते हैं, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आल्सो इंक्रीज अप द सर्टेन लिमिट। तो हमारा जो फ्रिक्शन होता है हमारा जो फ्रिक्शन होता है फोर्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो इंक्रीज होता है सर्टेन एक लिमिट में, मतलब एक लिमिट में होता है। लिमिट द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस इज कॉन्टैक्ट। ये सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सरफेस किस तरीके का है, ये सरफेस किस तरीके का है, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं फिर भी वस्तु जो है उसी फेज में ठहरा हुआ है, वहाँ से मूव नहीं हो रहा है। एज द एक्सटर्नल फोर्स इज स्लाइटली इंक्रीज बियॉन्ड दिस लिमिट द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। जब हम इस लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं, मतलब ये कह रहा है कि जब एक लिमिट फोर्स हुआ होता है, जिस लिमिट में हम ये बल लगा रहे हैं और ये इसका विरोध कर रही है, ये न्यूट्रल हो जा रहा है, यानी कि वस्तु अपनी ही जगह पर रुका हुआ है, यानी स्टैटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं किसको इंक्रीज करते हैं, फोर्स को, जब लिमिट ख़त्म हो जाता है फोर्स का, तो ये क्या कर देता है, बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। बॉडी क्या कर देती है, स्लाइडिंग, फिसलना, यानी मूव करना शुरू कर देती है इस सरफेस पे, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच ये तो हो गया ना, इसको पढ़ लेते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज द सरफेस जस्ट द स्लाइड ऑन ओवर द कार्ड इज लिमिटिंग फोर्स, है ना। जब हम ये कह रहा है वह फोर्स जो फ्रिक्शन का अपोज, मतलब कि फ्रिक्शन जिसका अपोज कर रही है, सरफेस जो घर्षण लग रहा है इसका अपोज कर रही है इस बल का, यानी इस बल को न्यूट्रल कर दे रही है। जितना भी बल लगा रहे हैं इसको न्यूट्रल कर दे रही है, वस्तु को खिसकने ही नहीं दे रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फोर्स कहेंगे, इसका लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, और लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा हुआ तो वस्तु क्या हो जाएगा, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, है ना। फिर अब हम देख लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसका आपको मैंने बार बार बताया है कि काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। वस्तु क्या है, खिसकना शुरू कर देती है ना। हम देख लेते हैं यहाँ पर काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन आफ्टर द बॉडी स्टार्ट जस्ट स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। बॉडी जब स्टार्ट कर दे, स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर दे, यानी कि फिसलना, मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वहीं से एक्सटर्नल फोर्स एक्सीज द लिमिट the force required to maintain the motion of the body over the other surface with a uniform speed is means to the काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी हमने बताया कि वह बल, ये बल क्या है, इसको लगाया जा रहा है, कितना भी बल इसके ऊपर लगाया जा रहा है ये इसका अपोज कर दे रही है, ये जो सरफेस है इसको न्यूट्रल कर दे रही है, ये लिमिटिंग फोर्स हो गया, इसका अपोज कर दे रही है। लेकिन अब इतना हमने बल लगाया कि अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अब यहाँ नहीं लगेगा, अब इसका अपोज ये नहीं कर पाएगा, बस इसकी क्षमता ही इतनी थी। अब इसने क्या किया, अब वस्तु जैसे ही स्लाइड कर जाएगी तो इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल देंगे, यानी काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम इसे क्या कहेंगे, जब मूवमेंट करना शुरू कर देगी वस्तु तो इसे क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, एंड बस अब देख लेते हैं आगे।
द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इन ओवर वर्ड द फ्रिक्शन फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेस व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन देम इट कॉल्ड डायनेमिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि जब एक वस्तु फिसलना शुरू कर दे और उसके बीच में जो बल लग रहा है वो ना लगे, बहुत कम लगे, और जिस पर वह वस्तु जब जिस बल पर खिसकना शुरू कर दे, जिस बल पर जितना हमने बल लगाया, जिस बल पर ये वस्तु मूव करना शुरू कर दे, वही क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। डायनेमिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। डायनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस होता है, कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन हमने लगाया इस पर, तभी जाके ये क्या हुआ, स्लाइड कर गया। ग्राफ में भी आपको दिखाया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एक ग्राफ से इसको देखिए, ये ग्राफ दिखाया गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब वस्तु अपोज कर रही है इसका, इसमें देखिए आपको दिखाया गया है। देखिए वस्तु जो है, अप्लाई जो फोर्स हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड जब तक लिमिटिंग में है तब तक ये जो है वस्तु अपनी जगह से हट नहीं रहा है, वहाँ उसी का ग्राफ आपको दिखाया गया। द फ्रिक्शन इज कॉज ऑफ ड्यू टू द इंटरलॉक ऑफ इरेगुलर और द सरफेस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन क्यों होता है, किस कारण से होता है, मैंने आपको बताया था इस तरीके से खुरदुरे जो सतह होते हैं और दूसरी वाली सतह इसमें जाकर के इंटरलॉक हो जाती है, और इस इंटरलॉक हो जाएगी तो अब इसको इस तरीके हम इस तरह यहाँ पे मूव कर रहे हैं इस तरह, और इसको इस तरह मूव कर रहे हैं, तो ये क्या करेगी, ये इंटरलॉक हो गया बीच में तो अपोज करेगी ना, तो यही तो फ्रिक्शन है, क्योंकि एक दूसरे का विरोध करती हैं, एक सतह एक दूसरे सतह का विरोध करती हैं, वही घर्षण होता है ना, वही चीज़ है। नाउ द मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अनलॉक द इरेगुलर बिटवीन द सरफेस ऑफ टू स्टेशनरी बॉडी इज कंपेयर टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द इरेगुलर अनलॉक बिटवीन द सरफेस ऑफ टू स्लाइडिंग बॉडी। दो स्लाइडिंग बॉडी के बीच में हमें इसके इंटरलॉक को कम करने के लिए, इंटरलॉक जो हुआ है और इसको हम इतना बल लगाएं ताकि ये आगे खिसक सके, है ना, इंटरलॉकिंग ख़त्म हो सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।